दोस्तों लुसेंट के इस लाइन बाय लाइन बुक में आपका स्वागत है। और हम ये सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। इसका पहला वीडियो लिंक में दिया गया है, उसे जरूर देखिए। इसको ख़त्म करने के बाद दोस्तों हम इसका एमसीक्यू भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हम लोग दोस्तों एनिसेंट इंडिया के यहाँ तक देख चुके थे। इन सेंस अगर मैं आपसे नॉर्मल बात करूँ तो इंट्रोडक्शन जो था वो मैंने आपको बताया, बीसी एडी में क्या अंतर होता है। और उसके बाद दोस्तों विक्रम संवत, शक संवत, इन सबों का कैलकुलेशन कैसे होता है, इन चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं एनिसेंट इंडिया के बारे में, यानी कि एनिसेंट इंडिया के बारे में। देखिए दोस्तों, इतिहास जो है अगर उसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे सोर्सेस के थ्रू जानना पड़ेगा। ओके, सबसे पहला बात करते हैं हिस्टोरिकल सोर्सेस। अच्छा, हिस्टोरिकल सोर्सेस कहते किसको हैं? तो द सोर्सेज दैट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट्स ऑफ पास्ट टाइम आर नोन एज हिस्टोरिकल सोर्सेस। यानी ऐतिहासिक स्रोत दोस्तों, यानी हिस्टोरिकल सोर्सेस उसे कहा जाता है जो कि पास्ट इवेंट्स के बारे में हम लोगों को नॉलेज देता है, या वो सोर्स जिससे हम पास्ट इवेंट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, उसे दोस्तों हिस्टोरिकल सोर्सेस कहते हैं। बेसिकली दोस्तों दो टाइप का हिस्टोरिकल सोर्स होता है। एक होता है लिटरेरी सोर्स और एक होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। लिटरेरी सोर्स का मतलब ये हुआ कि कहीं लिखा हुआ पढ़ा हुआ चीज़ मिल गया, कोई किताब मिल गया या कोई ऐसा चीज़ मिल गया जिसमें कुछ पास्ट के बारे में लिखा हुआ है। और आर्कियोलॉजिकल सोर्स यानी एक्सकेवेशन के बाद, खोदने के बाद कुछ मूर्ति मिला, कुछ अलग डांसिंग गर्ल्स मिले। तो ये जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स होते हैं ज़्यादा मतलब फैक्चुअल होते हैं, क्योंकि आंखों के सामने सारे इवेंट्स मिल रहे होते हैं। ठीक है, थोड़ा देखते हैं क्या कहता है। कंपेयर टू लिटरेरी सोर्सेस आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस आर बिलीव टू बी मोर रिलायबल। देखिए अगर बात करें, अगर मैं कंपैरिजन करूं लिटरेरी सोर्सेस के और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो होता है थोड़ा ज़्यादा ट्रस्टवर्थी है एज कम्पेयर टू क्या, ज़्यादा ट्रस्टवर्थी एज कम्पेयर टू लिटरेरी सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेस का मैंने आपको बताया, जो वही कुछ किताब या वैदिक चीज़ों से जो मिल मिल जाता है उसी को लिटरेरी सोर्स कहते हैं। बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू चेंज देम। ऐसा क्यों है? आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण है? क्योंकि उसको बदला नहीं जा सकता है। आपके सामने एक डांसिंग गर्ल मिला तो मतलब ये डांसिंग गर्ल है, कोई जाकर अंदर में थोड़ी ना रख दिया होगा, बहुत साल पुराना है ना। उसके बाद दोस्तों आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो है उससे ज़्यादा, अगर मैं प्रेसिडेंस की बात करूँ, लिटरेरी सोर्स से ज़्यादा आर्कियोलॉजिकल सोर्स है ना। देखिए अब आगे कहा जा रहा है द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस आर मोर इंपॉर्टेंट देन द स्टडी ऑफ एनिसेंट इंडिया। ठीक है, मोर इंपॉर्टेंट टू द स्टडी ऑफ एनिसेंट इंडिया। देखिए जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है भारत के इतिहास के, जो प्राचीन इतिहास है उसको पढ़ने और समझने के लिए। तो अब दोनों को समझते हैं कि लिटरेरी सोर्सेस है क्या, और उसके बाद दोस्तों तब समझेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्स। पहले समझेंगे लिटरेरी सोर्स। चलिए, लिटरेरी सोर्स के बारे में दिमाग में आइडिया आ गया, यानी कि जो आपको वेद पुराण या ऐसा चीज़ों से मिले। ठीक है, जिसमें कुछ लिखा हुआ हो, उस चीज़ के बारे में वर्णन हो। जैसे आप इंडिका किताब मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था, एक लिटरेरी सोर्स हो सकता है, एक फॉरेन लिटरेरी सोर्स। देखिए लिटरेरी सोर्सेस आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। देखिए जो लिटरेरी सोर्स है उसको दो कैटेगरी में बांटा गया। एक है इंडिजीनियस और दूसरा है फॉरेन। इंडिजीनियस की मतलब जो भारत में ही लिखा गया हो, लिखने वाले हो सकते हैं राजा के दरबार के व्यक्ति होंगे। और एक है विदेशी, फॉरेन सोर्सेस। ठीक है, तो पहला डिस्कशन करते हैं इंडिजीनियस सोर्सेस को, उसके बाद फॉरेन सोर्स पे जाएंगे। इंडिजीनियस सोर्सेस किसको कहते हैं दोस्तों? देखिए इंडिजीनियस माने जो मैंने बोला होम ग्रोन, जो होम में लिखा हुआ, भारत में ही लिखा है। इंडिजीनियस सोर्सेस आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। देखिए जो इंडिजीनियस सोर्स है उसको भी दो कैटेगरी होता है, एक रिलीजियस और एक होता है सेकुलर। आप घबराइएगा नहीं, रिलीजियस क्या है, सेकुलर कौन है। देखिए रिलीजियस सोर्स आप कह सकते हैं दोस्तों, सिंपल सा बात यह है कि जो धर्म को आरे में लेकर लिखा हुआ। सेकुलर माने कुछ किसी का बायोग्राफी, कुछ ऐसा चीज है, वो भी डिस्कशन करेंगे। देखिए अंडर रिलीजियस टेक्स्ट ब्राह्मणिक हिंदू टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड जैन टेक्स्ट आर इंक्लूडेड। याद रखिएगा रिलीजियस टेक्स्ट में कौन कौन आता है? जो ब्राह्मणिक टेक्स्ट है, जैसे उसमें वेदास आ जाते हैं। बुद्धिस्ट टेक्स्ट जिसमें बहुत सारे त्रिपिटका जैसे ये सब आ जाते हैं, जो बुद्ध के बुक जो लिखे हुए होते हैं। जैन जो थे उनके द्वारा जो टेक्स्ट होते थे वो जैन टेक्स्ट होते थे। यानी कि रिलीजियस टेक्स्ट बेसिकली कितने? तीन, ब्राह्मणिक टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट और जैन टेक्स्ट। और सेकुलर टेक्स्ट में कौन सा आता है दोस्तों? हिस्टोरिकल टेक्स्ट आ जाएगा, सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट आएगा, किसी का बायोग्राफी है वो बायोग्राफिकल टेक्स्ट आ जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें जो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं ना कि हिस्टोरिकल, माफ कीजिएगा, इन रिलीजियस और सेकुलर टेक्स्ट में अंतर क्या है। रिलीजियस टेक्स्ट का बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि उस धर्म में क्या डॉक्ट्राइन है, उस धर्म वो धर्म कैसे फॉलो करता है।
लेकिन जो आपका सेकुलर टेक्स्ट होते हैं, कुछ उसमें हिस्ट्री हो सकता है, सेमी हिस्टोरिकल बातें हो सकती है, किसी का बायोग्राफी हो सकता है ना। तो आप थोड़ा सा वन बाय वन सबको समझते हैं दोस्तों। ब्राह्मणिक हिंदू टेक्स्ट यानी कि रिलीजियस टेक्स्ट के बारे में देखिए, कह रहा है जी अंडर ब्राह्मणिक हिंदू टेक्स्ट श्रुति एंड स्मृति टेक्स्ट आर इंक्लूडेड। जो ये ब्राह्मणिक टेक्स्ट है यानी हिंदू टेक्स्ट, सीधा समझिए, ठीक है, इसमें दो चीज इंक्लूड होते हैं दोस्तों, एक तो श्रुति और एक स्मृति। श्रुति का मतलब क्या होता है, सिंपल बात भाषा में वो दोस्तों बोलता हूँ, श्रुति का माने हुआ सुनकर, यानी कि ओरली हम लोग इसको सुना करते थे। पहले के टाइम में क्या होता था कि मतलब भगवान ओरली बातों को ऋषि मुनि को सुनाते थे, ऋषि मुनि उसको लिखते थे अपने मेंटल एबिलिटी के हिसाब से, जिनको उनको जितना याद रहता था वो भी बहुत पढ़े लिखे रहते थे। तो श्रुति का मतलब क्या हुआ कि लिसनिंग से, मतलब ओरली ट्रांसमिट होता था, है ना। अब बेसिकली ये बहुत पवित्र होता था, श्रुति टेक्स्ट क्या होते थे, बहुत पवित्र होते थे। इस पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता था, ये एक्सेप्टेबल है, कोई इस पे क्वेश्चन नहीं कर सकता है। और खास करके दोस्तों ये भगवान डायरेक्ट सुनाते थे किसको, ऋषि मुनि को, ऋषि मुनि उसको जो है अपना चेंज करते थे। तो श्रुति टेक्स्ट में कौन होता है, समाहिता, समाहिता को वेदास भी कहा जाता है, जो आपका ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद है। उसके बाद ब्राह्मणास ये भी लिखा हुआ रहता था, अर्यंक्स ये भी था, और उपनिषद। अच्छा, अर्यंक्स क्या होता था, या अरण्यंक्स किसको कहते थे दोस्तों, वेद का जो लास्ट पोर्शन होता है, वेद लिखने में जो लास्ट पोर्शन आता है उसको दोस्तों अरण्यंक्स कहा जाता था। ओके, अब बात करते हैं स्मृति का। स्मृति का क्या मतलब होता है दोस्तों, स्मृति का मतलब हुआ कि रिटेन लिटरेचर। क्या होता था, रिटेन लिटरेचर। इसको टाइम टू टाइम मतलब संशोधन किया जा सकता है, जैसे समझ में आ रहा है बात, ये एटर्नल नहीं होता था, इसको रिवाइज किया जाता है। जैसे वेदांगा, सूत्राज हो गया, स्मृतिज हो गया, इपिक्स हो गया, इसके बाद रामायण और महाभारत हो गया, पुराण भी हो गया, इन सबों को फिर से जो है टाइम टू टाइम अपडेट किया जाता था। दोस्तों अगर बात करें, चार समाहिताएं या वेदाज हैं, यानी श्रुति टेक्स्ट, चार टेक्स्ट है वेदाज, वो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इस सबको जब अमलगमेशन करते हैं नाट्य वेद बनता है, जो आप लोग पढ़ते हैं क्लासिकल डांस, फोक डांस, ठीक है। ब्रह्मा जी को एक बार देवता लोग बोले कि बताइए बोरिंग हो रहे हैं वेद वूद पढ़ के, थोड़ा आप कुछ ऐसा चीज बताए, तो ब्रह्मा जी सबको मिक्स कर दिए वेद को और एक नया शास्त्र निकाले, एक नया वेद जिसको नाट्य वेदा कहा जाता है, या नाट्य शास्त्र, जिसमें आप लोग बहुत सारी चीज पढ़ते हैं। तो बेसिकली समाहिता को ही वेदास कहा जाता है, चार है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहला है आपका समाहिता या वेदास ऋग्वेद, वो कंपोजिंग टाइम किस समय कंपोज किया होगा, 1500 बीसी से 1000 बीसी का टाइम रहा होगा। सप्त सिंधव रीजन, शब्द सिंधव रीजन मतलब आप पांच तो इंडस की ट्रिब्यूटरी है, एक सरस्वती रिवर भी उस समय बहती थी, और एक इंडस खुद है, तो पांच इसकी ट्रिब्यूटरी है, झेलम, चेनाब, राबी, सतलज और ब्यास, और एक इंडस खुद, और एक दोस्तों सरस्वती। तीन, दो पाँच और दो सात, सात नदियां, यानी कि कहा जाता है सप्त सिंधव रीजन में इसको लिखा गया था। उस समय आर्यंस थे तो उस समय इसको लिखा गया, या उस समय चल रहा होगा, जो किताब में बताया जा रहा है। उसके बाद यानी कि ऋग्वेद दोस्तों क्या है, सबसे पुराना है ना, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि ये टाइमिंग देखिए आप, सब सिंधव रीजन में इसको लिखा गया, कंपोजिंग टाइम रीजन था। इसके बाद दोस्तों आगे है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये तीन वेदात जो है इनका कंपोजिंग टाइम था इतना समय, 1100 बीसी से लेकर 600 बीसी। कुरु पंचाल रीजन में इसको लिखा गया था। ओके, या कंपोज करने वाले रीजन ये हो रहा होगा। देखिए अब वेद के बारे में कुछ जान लीजिए। कहा जा रहा है वेदाज थ्रो मोर लाइट ऑन रिलीजियस, धार्मिक, सोशल यानी सामाजिक और इकोनॉमिक लाइफ, यानी कि वेद जो है किस पे ज़्यादा फोकस करते थे, धार्मिक, सामाजिक और इकोनॉमिक लाइफ पर, और पॉलिटिकल लाइफ पर कम थोड़ा सा दिया करते थे ध्यान, वेदास जो लिखा होता था। इसका आर्यंस का, बिकॉज जो है आर्यंस कौन थे, जो कि मतलब आप कह सकते हैं कि सेंट्रल एशिया से ऐसा बहुत सारा किताब कहता है कि एडप्ट कर इधर आए थे भारत में, कुछ जो है सिंधव रीजन गंगेटिक प्लेन में धीरे धीरे बढ़ते गए। तो जो आर्यंस के जो लाइफ है उसके बारे में वेदास में लिखा हुआ है। उसमें बेसिकली उनके धार्मिक, सामाजिक, उसके बाद दोस्तों इकोनॉमिक लाइफ पर विशेष फोकस है, कम मतलब फोकस है पॉलिटिकल लाइफ पर। अगर थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन सेट करेगा तो कहेगा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आर्यंस, है ना। तो उसमें लिखा रहेगा कि उनका जो मतलब वेद में जो था उनके बारे में रिलीजियस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ पे ज़्यादा फोकस था, तो उसमें आप देखिएगा ध्यान से, क्योंकि पॉलिटिकल लाइफ पर कम फोकस था। फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू द हिस्ट्री, अगर इतिहास के पृष्ठभूमि से देखा जाए तो ऋग्वेद और अथर्ववेद ज़्यादा महत्वपूर्ण है एज कंपेयर टू यजुर्वेद और सामवेद। यजुर्वेद और सामवेद से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कौन दोस्तों, ऋग्वेद और अथर्ववेद। जो कंपोजिंग, अब आगे बात किया जाता है, जैसे मैंने आपको शुरू में बोला था ब्राह्मणास, ठीक है, इसका कंपोजिंग टाइम क्या था, वो 1000 बीसी से 600 बीसी था।
सतपथ ब्राह्मण, थ्रो लाइट ऑन गंधार, शैल्य, केकई, इटीसी, नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ कुरु, पंचाल, कोसाल, विदेहा, स्टेट ऑफ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। देखिए दोस्तों, इसमें बेसिकली अगर मैं आपको बात करूं कि जो बुक है ब्राह्मणाज, या जो ब्राह्मणाज आपने देखा, जो इसका कंपोजिंग टाइम था 1000 बीसी 600 बीसी, ऐसा माना जाता है कि वो गांधार जो रीजन, एक समय आपको याद होगा महाभारत में आप देखे होंगे, गंधार नरेश शकुनी को कहा जाता था। जो गांधार का रीजन अभी मान लीजिए किधर की ओर होगा, पाकिस्तान की तरफ होगा, अफगानिस्तान पाकिस्तान, है ना। इसके बाद एक और बात इसमें करते, कुरु पंचाल आपको बताने की जरूरत नहीं है। एक विदेहा रीजन, अभी फिलहाल का जो बिहार का रीजन है, मिथिला क्षेत्र का जो रीजन है विदेहा, उसके बारे में भी इसमें वर्णन है। तो ऐसा इसको तो आप झूठ नहीं ठहरा सकते, क्योंकि कुछ साक्ष्य हैं, भले डेटिंग नहीं है, साक्ष्य हैं कि गंधार थे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों विदेहा रीजन थे, आप इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा विदेहा रीजन, ठीक है। ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया, ईस्ट रीजन में कौन आता है, अगर ये पूरा भारत है, ईस्ट रीजन में आपको आ जाता है बिहार, नहीं, बिहार का क्षेत्र, गंगेटिक एरिया। चलिए आगे दोस्तों बात करते हैं, आपसे आगे चर्चा करते हैं। देखिए अब कह रहा है द कंपोजिंग टाइम ऑफ आर्यंक्स, या आर्यंक्स जिसको बोलते हैं, उसका क्या था दोस्तों, ये 1000 बीसी से 600 बीसी था। देखिए मैंने आपको बोला था ना, जो ये आर्यंक्स थे, ठीक है, ये आर्यंक्स जो थे, इसका वेद का या वेदा का लास्ट पोर्शन लिखा हुआ था, और ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था, नेक्स्ट लेवल है इसका हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस। अब बात करते हैं दोस्तों थोड़ा सा उपनिषद का। देखिए जो कंपोजिंग टाइम था उपनिषद का, वो 1000 बीसी से 500 बीसी तक था। और उपनिषद से हम लोग बेसिकली सीखते क्या है, पराविद्या या पर विद्या जिसको कहते हैं, यानी स्पिरिचुअल लर्निंग ज़्यादा हम लोग सीखते हैं। जो मेन एम होता है हम लोगों का लाइफ का क्या होता है कि इंडिविजुअल सोल्स को वर्ल्ड के स्वाल में मिक्स करें, जिसको पर विद्या या पराविद्या कहा जाता है, ठीक है। अब आगे बात करते द कंबाइंड स्टडी ऑफ ब्राह्मणाज एंड उपनिषदा प्रोवाइड हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम किंग परीक्षित टू किंग बिंबिसार। ये लाइन याद रखिएगा। देखिए जब ब्राह्मणाज पढ़िएगा और उपनिषद दोनों मिलकर पढ़िएगा। अब ये उपनिषद क्या होते हैं ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, किताब में लिखा हुआ, बस आप ये समझे उपनिषद। ये कंबाइन दोनों का जो स्टडी होता है ब्राह्मणाज और उपनिषद का, ये हम लोगों को हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन देता है, किंग परीक्षित से लेकर, ठीक है, उसके बाद बिंबिसार जो राजा थे उनके तक का हम लोगों को आइडिया लग जाता है। देखिए जो कंपोजिंग टाइम था वेदांगा का, वो 600 बीसी से लेकर 200 एडी तक था। वेदांगा यानी वेद के अंग, सीधा समझिए। द वेदांगा थ्रो लाइट ऑन एनिसेंट इंडिया हिस्ट्री, सिविलाइजेशन एंड कल्चर। वेद किस पे थ्रो करते थे आप वो समझ चुके हैं, और वेदांगा किस पे थ्रो कर रहा है कि भारत का एनिसेंट इंडियन हिस्ट्री पर, इसका सभ्यता पर, और इसका कल्चर कैसा था उस पर। अब दोस्तों जो स्मृति का कंपोजिंग टाइम था दोस्तों, वो 600 बीसी से 600 एडी माना जाता है। स्मृति जो होता है, मैंने आपको बताया था, एक श्रुति था एक स्मृति था। स्मृति बेसिकली हम लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करता है सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसका थ्योरी क्या, कस्टम था, क्या किंग के राइट थे, किंग के क्या ड्यूटीज थे, किंग का रिश्ता क्या था, और उनके क्या क्या सब्जेक्ट्स थे जिन पे वो काम करते थे। वो कौन आइडिया हमको लेकर देता है, स्मृतिज देता है लेकर। जैसे एक महाकाव्य देखिए रामायण और महाभारत, इनको 400 बीसी से 400 एडी के बीच में कंपोज किया गया होगा, बनाया गया होगा, लिखा गया होगा। देखिए द रामायणा, जो कि लेखक कौन थे इनके, यानी इन पे काम करने वाले व्यक्ति का नाम वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। ये जो है पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस कंडीशन इंडिया को उस समय बताता है, जिस समय मतलब रामायण में लिखा गया था, उस समय पॉलिटिकल कंडीशन क्या था, सोशल कंडीशन क्या था, और मतलब जो ये सारी चीज, इसलिए आप देखते होंगे कि रामायण जो मूवी यानी सीरियल जो आया था, है ना, उसमें कितना अच्छा से एक्सप्रेस किया गया था दोस्तों। दिस बुक प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ जनपद। इसमें क्या था कि जनपद जो भी थे उनके ओरिजिन और डेवलपमेंट के बारे में बताया गया था। इसके अलावा ये यावनाज यानी ग्रीक्स और साकाज के बारे में भी ये बताए गए थे। उसके बाद महाभारत, जिनका आप लेखक कह सकते, लिखने वाले व्यक्ति को कह सकते, कंपोज करने वाले व्यक्ति को कह सकते वेद व्यास। ये पॉलिटिकल और सोशल रिलीजियस कंडीशन इंडिया का उस समय बताता था। इट इज द एक्सटेंसिव फॉर्म ऑफ महाभारत वार विच इज फाउट अराउंड 950 बीसी बिटवीन कौरवाज एंड पांडवाज। देखिए दोस्तों ये क्या है, महाभारत क्या है कि दोस्तों ये एक्सटेंसिव फॉर्म है। किसका दोस्तों, एक्सटेंसिव फॉर्म है, जो महाभारत वार हुआ था, ठीक है, उसका एक्सटेंसिव फॉर्म है। और जो किसके किसके बीच में कब हुआ था, 950 बीसी में कौरवाज और पांडवा के बीच हुआ था। द महाभारत क्लेम्स, महाभारत क्या बोलता है, यन भारत तन भारत, जो कि महाभारत में नहीं है, वो भारत में नहीं है, इंडिया में नहीं है। ग्रीवराज जो कैपिटल था मगध का, इसमें ये मेंशन किया गया है महाभारत में। आप ये सोचकर देखिए, द महाभारत इन्फॉर्म्स अस दैट द पंचाल स्टेट वाज इन एग्जिस्टेंस फ्रॉम टाइम टू टाइम
फ्रॉम द टाइम ऑफ महाभारत, यानी पंचाल जो था या पंचाला जिसको कहते हैं, ये स्टेट एग्जिस्ट करा था महाभारत के टाइम में। इसके बाद ये हुंस के बारे में भी बताएं, यावनास के बारे में भी, साकास के बारे में जो ऑलरेडी आप रामायणा में देखे थे, इस रामायणा में मेंशन था, इसमें भी वो मेंशन है महाभारत में, जैसे बुक कह रहा है। ओके, ये याद रखिएगा। अब थोड़ा सा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये समझते हैं, है ना। देखिए दोस्तों, अगला जो है द कंपोजिंग टाइम ऑफ पुराण या पुराण्स जो 400 बीसी से 400 एडी तक, यानी कि पुराण जो कंपोज किए गए थे उनका टाइमिंग क्या था कि 400 बीसी से लेकर 400 एडी तक। पुराण बेसिकली किस पे लाइट थ्रो करता है, किस पे ज्यादा फोकस देता है, तो वेरी बिगिनिंग से लेकर, शुरुआत से लेकर गुप्त पीरियड तक, है ना। ये चीज याद रहेगा आपको। इसके अलावा दोस्तों पुराण में बेसिकली 5 सेगमेंट होते थे, 5 अंग होते थे। सबसे पहला होता था सर्ग, जिसका मतलब हुआ क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स कैसे बना है। ठीक है, जैसे आप विष्णु पुराण को उठा लीजिए ना, विष्णु पुराण में पहले आपको बताया जाएगा ब्रह्मांड कैसे बना, ब्रह्मा जी कैसे बने, विष्णु जी कैसे बने, भगवान शंकर कैसे बने, आप ये देखे भी होंगे, है ना। तो सर्ग पहला होता है जिसमें क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स के बारे में बताया जाता है। उसके बाद प्रतिसर्ग, यानी फिर से रिक्रिएशन कैसे हुआ। उसके बाद वामसा, मैंने जीनोलॉजी क्या थी, गॉड के सेक्स के किस तरह से वो आए, कौन थे, किसके थे, वो किस प्रकार से थे। ये मनवंतर यानी मनु साहब के बारे में बताया गया। और वंशाणु चरित्र यानी एनिसेंट जितने भी डायनेस्टी थे, जितने भी वंश थे, सबका वंशाणु चरित्र के बारे में बताया गया था, कौन वंश किससे संबंधित था। लेकिन दोस्तों जो वंशाणु चरित्र है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप किसी भी डायनेस्टी का एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सीखना चाहते हैं तो वंशाणु चरित्र वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। आप जान सकते हैं कि भाई इसके पहले ये आया, इसके पहले ये था। यू विल डेवलप ए क्रोनोलॉजी इन इट। ठीक है, जो वंशाणु चरित्र थे वो सब पुराण में नहीं पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था किसी परीक्षा में कि निम्नलिखित में किस पुराण में वंशाणु चरित्र पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा ये जो पुराण हैं इनमें वंशाणु चरित्र है। वंशाणु चरित्र का माने एनिसेंट डायनेस्टी के बारे में वर्णन है। जैसे मत्स्य पुराण है, भागवत है, विष्णु पुराण है, वायु पुराण है, ब्रह्म पुराण है, भविष्य पुराण है, गरुड़ पुराण है। गरुड़ पुराण में दोस्तों आप लोग सुनते होंगे कि कोई व्यक्ति अगर मर जाता है तो उसके मरने के बाद जो है गरुड़ पुराण सुनाया जाता है, उसमें हर एक चीज के बारे में वर्णन रहता है। गरुड़ पुराण है जीनोलॉजी ऑफ पूर्वा, इक्ष्वाकु और बृहद्रथ डायनेस्टी, लेकिन इसका डेट नहीं दिया गया जिससे कुछ चीजें मिक्स नहीं हो पाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना होगा। तो दोस्तों ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप याद रखिएगा। मैंने क्या बोला कि जो जितने भी ये पुराण है, मैंने क्या बोला, जितने भी ये पुराण है, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भविष्य पुराण, गरुड़ पुराण, इस सबों में दोस्तों वंशाणु चरित्र है। और बहुत सारे अलग अलग जो हैं उसमें वंशाणु चरित्र नहीं है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि भाई पुराण के कितने सेगमेंट हैं, तो पुराण के 5 सेगमेंट हैं। सर्ग, पुराण में सर्ग का मतलब क्या होता है, तो पुराण में सर्ग का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। पुराण में मनवंतर का मतलब क्या होता है, टिक लगाना होगा। वंशाणु चरित्र का मतलब क्या होता है, तो ये सारा टिक आपको लगाना होगा। तो दोस्तों जो है, एक मिनट दोस्तों, एक सेकंड, आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्दी लेकर आएंगे। थैंक यू।